हेलो एवरीवन, द प्रतिमा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा है रिसर्च का मीनिंग, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके सोपानों के बारे में। आज हम देखेंगे सैंपल के बारे में। सैंपल क्या है, इसकी चयन की क्या क्या विधियाँ हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सैंपल क्या है। शोध के संदर्भ में जब हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकते तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा चुनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सैंपलिंग की कुछ शब्दावलियाँ यानी कि टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, उन सभी व्यक्तियों या समूहों का समूह जिनके बारे में शोधकर्ता जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कहते हैं। दूसरा क्या है, प्रतिदर्श यानी कि सैंपल। सैंपल क्या है, जनसंख्या का वह छोटा हिस्सा जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे क्या है, नमूना चयन ढांचा यानी कि सैंपलिंग फ्रेम। वह सूची जिसमें नमूना चुना जाता है, जैसे कॉलेज का क्लस्टर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है सैंपलिंग के प्रकार, टाइप ऑफ सैंपलिंग। तो कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, संभाव्य प्रतिदर्श। ये क्या होता है, इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की संभावना समान होती है। यह वस्तुनिष्ठ होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। यह कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। पहला क्या है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरा क्या है, अस्थिरीकृत प्रतिदर्श। तीसरा क्या है, गुच्छ प्रतिदर्श। चौथा क्या है, व्यवस्थित प्रतिदर्श। तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है, जैसे लॉटरी निकलना, हर किसी को चुने जाने का बराबर मौका। दूसरा क्या है, अस्थिरीकृत प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, जनसंख्या को समान विशेषताओं वाले समूहों में बांटा जाता है, जैसे आयु, लिंग के अनुसार, या फिर प्रत्येक समूह से रैंडमली नमूना को लिया जाता है। इसके आगे है गुच्छ प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, जब जनसंख्या बहुत बड़ी और फैली हुई हो, जैसे पूरा शहर, तो उसे समूहों यानी कि क्लस्टर में बांटकर पूरे क्लस्टर को ही चुन लिया जाता है। इसके आगे है व्यवस्थित प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित अंतराल पर नमूना चुना जाता है, जैसे सूची में से हर 10वां व्यक्ति। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है गैर संभाव्यता प्रतिदर्श चयन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है। यह शोधकर्ता की सुविधा या फिर निर्णय पर आधारित होता है। यह कितने प्रकार का होता है, यह भी चार प्रकार का होता है। पहला क्या है, सुविधाजनक प्रतिदर्श। दूसरा क्या है, उद्देश्यपूर्ण या फिर साविचार प्रतिदर्श। तीसरा क्या है, कोटा प्रतिदर्श। चौथा क्या है, स्नोबॉल प्रतिदर्श। सुविधाजनक प्रतिदर्श क्या होता है, ये जो आसानी से उपलब्ध हो, जैसे पास खड़े व्यक्तियों से पूछ लेना। दूसरा क्या है, उद्देश्यपूर्ण साविचार प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता अपने विवेक से विशिष्ट लोगों को चुनता है जो उसके शोध के लिए सही हो। तीसरा क्या है, कोटा प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता समूहों के लिए एक संख्या यानी कि कोटा तय करता है, लेकिन चयन रैंडम नहीं होता है। चौथा क्या है, स्नोबॉल प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। जब शोधकर्ता एक प्रतिभागी को ढूंढता है, वह प्रतिभागी अगले को, जैसे ड्रग एडिक्टर या फिर दुर्लभ बीमारी वाले लोगों पर शोध। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि गैर संभाव्य प्रतिदर्श कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है, संभाव्य प्रतिदर्श कौन कौन होते हैं, इसमें कौन कौन आता है। तो ये सभी आप सभी लोग याद रखना क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। जैसे ये भी दिया हुआ है, ये क्या है, कन्वेंशनिंग सैंपल यानी कि अपनी इच्छा अनुसार। दूसरा क्या है, उद्देश्यपूर्ण यानी कि पर्पजली सैंपल। फिर उसके बाद में क्या है, स्नोबॉल सैंपल। उसके बाद में है कोटा सैंपल। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। सैंपलिंग में त्रुटियाँ। सैंपलिंग त्रुटियाँ क्या क्या होती है, जब नमूना पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता तो नमूने का आकार यानी कि साइज बढ़ाने से त्रुटि कम हो जाती है। गैर सैंपलिंग त्रुटि क्या है, डेटा संग्रह यानी कि डेटा एंट्री या शोधकर्ता की गलती के कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं, गैर सैंपलिंग त्रुटि कहते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है, क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी
सैम्पलिंग, दूसरा क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है, रिवीजन के लिए दिया हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें चयन कैसे होता है, यादृच्छिक यानी कि रैंडम। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता की इच्छा अनुसार या फिर सुविधा अनुसार। इसमें पूर्वाग्रह कम यानी कि शून्य होता है, इसमें अधिक होने की संभावना होती है। इसके निष्कर्ष में क्या होता है, सामान्यीकरण संभव होता है। इसमें सामान्यीकरण कठिन होता है, या मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है शोध नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, शोध नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स एक अत्यंत संवेदनशील और अनिवार्य विषय है। इसमें प्रश्न अक्सर नैतिकता के उल्लंघन या फिर साहित्यिक चोरी से संबंधित होते हैं। शोध नैतिकता का अर्थ है अनुसंधान कार्य करते समय अपनाए जाने वाले नैतिक दिशा निर्देश और आचार संहिता यह सुनिश्चित करती है कि शोध न केवल वैज्ञानिक हो बल्कि मानवीय और ईमानदार भी हो। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है, शोध नैतिकता के मुख्य सिद्धांत। इसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, प्रतिभागियों की सहमति। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में, ईमानदारी के बारे में। डेटा, परिणामों और विधियों की रिपोर्टिंग में शोधकर्ता को सच्चा होना चाहिए। डेटा को मनमर्जी से बदलना नहीं चाहिए, यानी कि डेटा को मनमर्जी से बदलना ही अनैतिक है, शोध नैतिकता के खिलाफ है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें क्या होता है, शोध में पक्षपात यानी बायस से बचना चाहिए। तीसरा क्या है, गोपनीयता। इसमें क्या होता है, शोध में शामिल प्रतिभागियों की पहचान और उनके द्वारा दी गई जानकारी को गुप्त रखना शोधकर्ता की जिम्मेदारी है। इसके आगे है सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, अपने वादों और समझौतों का पालन करना। इसके आगे क्या है, प्रतिभागियों की सहमति। शोध शुरू करने से पहले प्रतिभागियों को शोध के लाभ हानि बताकर उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है। ये क्या था, शोध की नैतिकता के बारे में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है शोध में अनैतिक व्यवहार क्या क्या है। तो पहला क्या है, फॉल्सिफिकेशन यानी कि मिथ्याकरण। इसमें क्या होता है, शोध उपकरणों या फिर डेटा को अपनी सुविधा के अनुसार बदल देना। दूसरा क्या है, फैब्रिकेशन। इसका क्या मतलब है, गढ़ंत। डेटा या परिणामों को स्वयं बनाकर लिख देना जो वास्तव में है ही नहीं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। इसमें क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के विचार, भाषा या फिर काम को बिना उसे श्रेय दे अपना नाम से प्रस्तुत करना ही प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी है। यूजीसी नेट के अनुसार शोध नैतिकता के मुद्दा सबसे अधिक निम्नलिखित चरणों में प्रासंगिक होता है। तो कौन कौन से चरणों में प्रासंगिक होता है, डेटा संग्रहण के समय, डेटा विश्लेषण या परिणामों की रिपोर्टिंग के समय, और उसके बाद में शोध प्रबंध यानी कि थीसिस लिखने के समय। उसके बाद में है यूजीसी और साहित्यिक चोरी के नियम। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर जिसे प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन HEIS 2018 कहा गया है। इसमें क्या होता है, साहित्यिक चोरी के स्तर। यूजीसी ने चोरी की गई सामग्री की मात्रा के आधार पर दंड को 4 स्तरों में बांटा है। तो पहला स्तर क्या है, 0 स्तर। इसमें कितनी % चोरी होती है, 10%। इसमें भी कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरा स्तर क्या है, स्तर 1। इसमें कितना चोरी की जाती है, 10 से 40%। इसमें क्या होता है, छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित रिपोर्ट जमा करना होता है। दूसरा स्तर क्या है, स्तर 2। इसमें क्या होता है, 40 से 60%। इसमें क्या होता है, छात्र को 1 वर्ष के लिए शोध पत्र जमा करने से रोक दिया जाता है। तीसरा स्तर क्या है, चौथा स्तर क्या है, स्तर 3। इसमें क्या होता है, 60% से अधिक। इसमें क्या होता है, छात्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। इसमें यदि कोई शिक्षक है तो उनके साथ क्या होता है, वेतन की वृद्धि को रोकने या फिर सेवा से बर्खास्त करने तक का प्रावधान है। यह है साहित्यिक चोरी के 4 स्तर जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और शब्दावलियाँ। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनका उपयोग किया जाता है साहित्यिक चोरी रोकने में। तो सबसे पहला क्या है, उरकुंड। यह भारत में अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रमुख सॉफ्टवेयर है।
दूसरा क्या है, टर्निटिन। इसमें क्या होता है, यह एक अन्य वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इसके आगे है शोध शुद्धि। इसमें क्या होता है, यह भारत सरकार की एक पहल है जो शोधकर्ता को प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यानी कि पीडीएस तक पहुंच प्रदान करती है। इसके आगे है सेल्फ प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है, जब कोई शोधकर्ता अपने ही पहले से प्रकाशित काम को बिना संदर्भ दिए दोबारा प्रकाशित करता है तो इसे क्या कहते हैं, स्व साहित्यिक चोरी भी कहते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है शोध संदर्भ में शैलियाँ, रेफरेंस स्टाइल इन रिसर्च। इसमें क्या होता है, जब हम शोध में किसी दूसरे का काम उल्लेख करते हैं तो उसे एक निश्चित प्रारूप में लिखना होता है। मुख्य रूप से 3 शैलियाँ प्रसिद्ध है। पहला क्या है, एपीए शैली। इसका क्या मतलब है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका उपयोग कहाँ होता है, मनोविज्ञान में, शिक्षा में और सामाजिक विज्ञान में। इसकी विशेषता क्या है, इसे ऑथर डेट का प्रारूप भी कहा जाता है। इसका क्रम कैसे होता है, कैसे लिखना होता है, लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम इटैलिक शैली में, उसके बाद में प्रकाशन स्थान, उसके बाद में प्रकाशक। उदाहरण के लिए जैसे लेखक का नाम शर्मा ए, प्रकाशन वर्ष 2022, पुस्तक का नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रकाशन स्थान दिल्ली, प्रकाशक ऑक्सफोर्ड प्रेस। इसके आगे है एमएलए शैली। एमएलए शैली में क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसका उपयोग कहाँ होता है, मानविकी में, और कहाँ होता है, साहित्य में और कला में। इसकी विशेषता क्या है, इसे ऑथर पेज का प्रारूप भी कहा जाता है। इसका क्रम क्या है, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, वर्ष, पृष्ठ संख्या। जैसे लेखक का नाम शर्मा अनिल, पुस्तक का नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रकाशक वर्ष ऑक्सफोर्ड 2022, पृष्ठ क्या है 45 से 50। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे शिकागो शैली यानी कि शिकागो स्टाइल। इसका उपयोग किस में होता है, इतिहास में और व्यवसाय में। विशेषता इसमें फुटनोट और एंडनोट का अधिक उपयोग होता है। इसके आगे है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ यानी कि शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहला क्या है, आईबिड, जब एक ही स्रोत यानी कि सोर्स का उपयोग ठीक पिछले संदर्भ के तुरंत बाद दोबारा किया जाए। इसके आगे है ऑफ सीट। इसका क्या मतलब है, जब पहले से उद्धृत की गई पुस्तक का दोबारा उल्लेख हो लेकिन बीच में अन्य संदर्भ आ चुके हों तो किसका प्रयोग होता है, ऑफ सीट का प्रयोग। इसके आगे क्या है, लॉक सीट। इसका प्रयोग कब होता है, जब पहले उद्धृत की गई पुस्तक के उसी पृष्ठ पर दोबारा उल्लेख हो। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित पीआईक्यूज एमसीक्यू है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शोध नैतिकता का मुख्य संबंध किससे है। ए है शोध पद्धति के चयन से। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है ऑप्शन बी क्या है, डेटा संग्रह और परिणामों की रिपोर्टिंग के नैतिक मानकों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या क्या है, शोध में नैतिकता का सबसे गंभीर उल्लंघन डेटा के हेरफेर या फिर गलत रिपोर्टिंग के दौरान होता है। इसके आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म शोध में क्या है, दूसरों के विचारों का उपयोग करना और उन्हें श्रेय देना, नहीं ये नहीं है। नए सिद्धांतों का निर्माण करना, ये भी नहीं है। किसी दूसरे के कार्य या विचार को अपना बनाकर प्रस्तुत करना, हाँ ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे इसकी व्याख्या क्या है, साहित्यिक चोरी एक गंभीर अनैतिक कार्य है, इससे बचने के लिए उद्धरण देना अनिवार्य है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शोध में इन्फॉर्म कंसेंट यानी कि सूचित सहमति का अर्थ है। ए क्या है, विश्वविद्यालय से शोध की अनुमति लेना, नहीं ये नहीं है। बी क्या है, प्रतिभागियों को शोध के बारे में जानकारी देकर उनकी सहमति लेना, हाँ यही सही है। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शोध नैतिकता के उल्लंघन का प्रमुख कारक फैब्रिकेशन है। इसका अर्थ है क्या है, डेटा का विश्लेषण न करना, गलत। किसी दूसरे का डेटा यानी कि शोध पत्र को पढ़ना, ये भी गलत है। डेटा या परिणामों को स्वयं बनाकर प्रस्तुत करना, हाँ ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह कौन सी प्रतिचयन यानी कि सैंपलिंग विधि है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान और स्वतंत्र संभावना होती है। ए क्या है, स्नोबॉल प्रतिचयन। बी क्या है, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसी में सभी लोगों को समान चुने जाने की संभावना होती है। इसकी व्याख्या क्या है, यह संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी विधि है जहां बिना किसी पक्षपात के लॉटरी या फिर रैंडम नंबर टेबल द्वारा नमूना चुना जाता है।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्नोबॉल प्रतिचयन का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब जनसंख्या बहुत कम और सुलभ हो, शोधकर्ता को बहुत कम समय में परिणाम चाहिए, उत्तरदाताओं तक पहुंचना कठिन हो। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे इसकी व्याख्या है। इसे नेटवर्किंग सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संदर्भ देता है, जिसमें धीरे धीरे नमूना बड़ा होता है, जैसे नशा करने वाले व्यक्तियों पर अध्ययन यानी कि शोध। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? अस्थिरीकृत प्रतिचयन। बी क्या है? व्यवस्थित प्रतिचयन। सी क्या है? क्लस्टर। डी क्या है? सुविधाजनक। तो अस्थिरीकृत प्रतिचयन क्या है? एक निश्चित अंतराल जैसे 5वां व्यक्ति, नहीं ये नहीं है। बी क्या है? जनसंख्या समूह स्तरों में बांटना, तो ए का 2। दूसरा क्या है? व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक प्रतिचयन। इसका क्या मतलब है? एक निश्चित अंतराल जैसे हर 5वां व्यक्ति। तो क्या है? 2, ए का 2, बी का 1। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि है? तो चलिए देखते हैं। ए क्या है? साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, नहीं। बी क्या है? व्यवस्थित प्रतिचयन, ये भी नहीं है। सी क्या है? कोटा प्रतिचयन, तो हाँ यही सही है। डी ये भी नहीं है। कोटा प्रतिचयन में शोधकर्ता अपनी इच्छा या फिर सुविधा से समूहों का कोटा भरता है। इसमें रैंडम चयन नहीं होता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नमूना त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो कैसे कम किया जा सकता है? ए क्या है? नमूने के आकार को बढ़ाकर, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है इसकी व्याख्या क्या है? जैसे जैसे नमूना बड़ा होता है वह पूरी जनसंख्या के और अधिक करीब आ जाता है, जिससे सैंपलिंग त्रुटि कम हो जाती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शोध प्रबंध यानी कि थीसिस लिखते समय एपीए शैली का मुख्य रूप से किस विषय में उपयोग किया जाता है? तो किस में उपयोग किया जाता है? शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में। चलिए आइए इसके आगे और इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शोध लेखन में आईबिड शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? जब एक ही संदर्भ को उसी ठीक बाद संदर्भ में दोहराया जाए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है? एपीए स्टाइल। बी क्या है? एमएलए स्टाइल। सी क्या है? शिकागो स्टाइल। तो एपीए स्टाइल किस में प्रयोग होता है? मनोविज्ञान और शिक्षा में। एमएलए स्टाइल मानविकी और साहित्य में। शिकागो स्टाइल इतिहास में किया जाता है। तो ए का 2, बी का 3। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है एपीए यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा इन स्कूल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। एमएलए मदर टंग लैंग्वेज यानी कि साहित्य और भाषा। तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? शोध के अर्थ और उसकी विशेषताएं, शोध के प्रकार, शोध के सोपान, प्रतिदर्श प्रतिचयन, शोध नैतिकता यानी कि प्लेगरिज्म, शोध के लेखन और संदर्भ शैलियाँ। तो लगभग अधिकतर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो बचे हैं इसके आगे किसी और वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।